14 अगस्त का एडिटोरियल हिंदू और एक्सप्रेस का। देखो एडिटोरियल आपको खुद पढ़ने होते हैं, मैं सिर्फ आपको समरी दे रहा हूँ यहाँ पे क्विक रिवीजन के लिए, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। ठीक, तो पहले हिंदू का एडिटोरियल है मेकिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट इन मेडिसिन। तो मेडिकल सेक्टर में जनरली लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है। क्यों ट्रस्ट नहीं होता है? एक तो हॉस्पिटल के बिल बहुत मोटे आते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर अननेसेसरी ट्रीटमेंट टेस्ट रिकमेंड करते रहते हैं, फिर ठीक से बताते भी नहीं है, एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं। कई डॉक्टर्स ऐसा सारे तो नहीं, कुछ डॉक्टर सोच लेते हैं कि बेवकूफ़ पेशेंट्स हैं या इनके रिलेटिव्स बेवकूफ़ हैं, समझाने से फ़ायदा नहीं है, या बेवकूफ़ है तो उनको लूट लो, इंश्योरेंस से तो पूरे पैसे ले लो। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है, मतलब लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं हॉस्पिटल जाने से, ठीक है ना। जैसे लोग पुलिस थाने जाने से अवॉइड करते हैं, ऐसे कई लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई डॉक्टर आपकी पहचान का हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें सभी लेवल्स पे ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। अगर आपको किसी कोई भी आंसर लिखना हो किसी भी सेक्टर के बारे में, तो सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचो, पॉइंट्स अपना दिमाग में आ जाएंगे। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर कौन से होंगे? एक तो गवर्नमेंट होंगी कि गवर्नमेंट के रेगुलेशन स्ट्रांग होने चाहिए ताकि डिस्क्लोजर्स पूरी तरह हों कि कौन सा डॉक्टर है, इसकी क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है भी या नहीं है। कई फर्जी डॉक्टर होते हैं, तो गवर्नमेंट अपना रोल पूरी तरह से निभाए। फिर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी बिलिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना। इंश्योरेंस कंपनीज क्यों पैसे काट रही हैं, उसके लिए ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि यार मेरे को तो 10 साल में एक बार जरूरत पड़ी थी हॉस्पिटल की, तो चल यार ठीक है पैसे देकर निमट, नहीं। हर बंदा इसलिए चुप हो जाता है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज फिर लूटती है, कंप्लीट क्लेम पास करती हैं, है ना। फिर डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर्स क्यों नहीं ठीक से कम्युनिकेट करते हैं पेशेंट के साथ में, एंड पेशेंट्स क्यों इतना रूडली बिहेव करते हैं। कई पेशेंट्स होते हैं कि अगर ट्रीटमेंट के दौरान मृत्यु हो जाती है पेशेंट की, ठीक है ना, तो वो सीधे डॉक्टर की पिटाई कर देते हैं। मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात की। डॉक्टर को कोई दुश्मनी थोड़ी थी उस बंदे के साथ में कि मार दूंगा मैं उसको। डॉक्टर तो अपनी तरफ से कोशिश ही करता है यार। उसके लिए तो लाइफ टाइम एक बुरा ही रहता है डॉक्टर के लिए कि यार मेरा कोई पेशेंट था, डेथ हो गई उसकी, तो डॉक्टर क्यों किसी की डेथ चाहेगा? लेकिन पेशेंट डॉक्टर को मारते हैं फिर, ठीक है ना। कई जगह पे नेग्लिजेंस भी होती है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट है। तो अगर आपने सारे स्टेक होल्डर के बारे में सोच लिया, तो आपको उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक। बड़ी बड़े डायलॉग लिखे हैं यहाँ पे कि इट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट मस्ट बी अर्नड, रेस्पेक्ट की तरह, ठीक। अब वो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के खिलाफ जो वायलेंस होता है उसके लिए। तो ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ही नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक। वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेज इज, मतलब उनके साथ जो फिजिकली कोई असॉल्ट वगैरह होता है ड्यूरिंग द ड्यूटी अवर्स रिलेटेड टू द ड्यूटी। तो ये लॉ एंड ऑर्डर इशू तो है ही, बट ये सिस्टम की भी दिक्कत है। लॉ एंड ऑर्डर इशू क्यों है? सिंपल सी बात है, अगर कोई पेशेंट या कोई भी बंदा किसी डॉक्टर की पिटाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर इशू है ना। इट इज एक डायरेक्ट अटैक होता है जिसमें आईपीसी ऑफेंसेस इन्वॉल्व हैं, जैसे कि असॉल्ट। सेकेंडली, जब डॉक्टर फिर प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई क्यों हमारी पिटाई करी जा रही है, ये तो गलत बात है, तो इमरजेंसी हेल्थ केयर बंद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं होंगे वहां पे, तो बाकी पेशेंट्स भी सफर करेंगे। डिटरेंस नीडेड, पुलिस को क्विक एक्शन लेना होगा, एंड हॉस्पिटल में सिक्योरिटी होनी चाहिए। भाई पुलिस वाला हर हॉस्पिटल में हर समय तो नहीं रह सकते हैं ना, 3-4 बंदे। और कई लोग तो पुलिस वालों को पिटाई कर देते हैं, नहीं डरते हैं ज्यादा। तो इसीलिए ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, लेकिन सिस्टम की भी गलती है। ये सिचुएशन आती ही क्यों है? इसलिए आती है क्योंकि पहली बात, ये इंडिया में डॉक्टर्स की रिलेटिवली कमी है। हमने पहले शायद नहीं पढ़ाया था मैंने वो, कि अगर आप होम्योपैथी प्लस एलोपैथी दोनों डॉक्टर्स को इंक्लूड करोगे, तो फिर तो जो डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन है 1 डॉक्टर फॉर 1000 पेशेंट्स, वो हम अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर्स को देखोगे, क्योंकि देखो हॉस्पिटल वगैरह में इमरजेंसी वार्ड में तो एलोपैथी डॉक्टर ही होते हैं ना, तो उनकी तादाद कम है, मेरे ख्याल से 700 कुछ है, कि 1 डॉक्टर फॉर 750 पेशेंट ऐसा कुछ है, मेरे पॉपुलेशन ऐसा कुछ है। तो एक तो सिस्टम ओवरबर्डनड है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा टाइम वेट करना पड़ता है, काफी देर बाद नंबर आता है। कम्युनिकेशन गैप, डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स में कम्युनिकेशन गैप रहता है। डॉक्टर उनसे समझा नहीं पाता कि मैं टेस्ट क्यों लिख रहा हूँ, इस इलाज की क्या जरूरत है। पेशेंट को लगता है यार पागल है डॉक्टर, फालतू में टेस्ट लिख रहा है, और ये फालतू में कह रहा है जी 5 दिन की दवाई ले लो, मैं तो 1 दिन में ठीक हो गया, फिर इसने बस अपनी कमीशन लेने के लिए इसने 5 दिन की दवाई लिख दी है। तो कम्युनिकेशन गैप वगैरह भी थोड़ा रहता है। इंफ्रा डेफिसिट, हॉस्पिटल में जाओ, अच्छे खासे हॉस्पिटल्स दिल्ली में सरकारी, राम मनोहर लोहिया जैसे, वहां पे कई बार बेसिक चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है, कहते हैं यार इससे बढ़िया और जगह हम कहाँ जा सकते हैं फिर, राइट। तो पूरा सिस्टम ही मतलब खराब है, क्या ही इलाज मिलेगा बंदे को। हाई एक्सपेक्टेशंस,
लोग भी थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं क्योंकि बड़े-बड़े एड्स लगते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल जितनी चेन्स हैं, मैक्स, फोर्टिस, बड़े-बड़े एड लगाते हैं। कई बार थोड़े क्लेम्स ज़्यादा एग्ज़ैजरेट हो जाते हैं कि इस बीमारी का इलाज है पूरी तरह ठीक एकदम और इतने से पैसों में पैकेज होगा, ये होगा, वो होगा। वीक रिड्रेसल, कोई भी दिक्कत होती है, किसके पास जाओगे? कोई भी दिक्कत अगर होती है, हंगामा ही कर सकते हो ना। इमरजेंसी वार्ड में खड़े हुए पेशेंट को नहीं समझ पा रहा, उसके रिलेटिव्स को नहीं समझ में आ रहा कि मैं किसके पास जाऊँ कंप्लेन करने के लिए। डॉक्टर मेरे सामने खड़े हैं, मुझे लग रहा है ये कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूँ फिर? उनको नहीं समझ में आता, हंगामा कर देते हैं वहाँ पे। कहते हैं, "भई चीखो चिल्लाओ, लोग अपने आप आएँगे हमारे पास।" ऑब्वियसली गलत चीज़ है, बट होता ऐसे ही है, राइट? इम्पैक्ट क्या होता है? भई डॉक्टर से छोड़ देते हैं, स्पेशली जो सरकारी हॉस्पिटल के होते हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में ना सिक्योरिटी वगैरह बहुत रिलैक्स्ड रहती है, मतलब जनरली स्ट्राइट नहीं होती है। या गाँव के इलाके हो गए, तो वहाँ पे डॉक्टर्स चाहते ही नहीं, कहते हैं हमारी सेफ्टी पहले। सेकंड, केयर क्वालिटी ड्रॉप, फिर डॉक्टर्स ना सेफ प्ले करते हैं। वो कहते हैं मैं ना एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दूँगा, फटाफट बंदे को रिलीफ मिल जाएगा। अदरवाइज़ क्या है कि डॉक्टर बेकार है। एक काम करता हूँ, या ये पैसे वाला बंदा लग रहा है, तो इसकी मन की तसल्ली के लिए 2-4 एक्स्ट्रा टेस्ट दे देता हूँ। हालाँकि मेरे को बात से बंदे के चलने के नज़रिए से समझ में आ रहा है इसको क्या दिक्कत है, लेकिन इसको विश्वास नहीं होगा। इसको लगेगा डॉक्टर साहब ने बस 2 मिनट बात सुन के मेरा मेडिसिन लिख दी, ये तो गलत बात है, तो इसलिए ना मैं डॉक्टर सोचता है कि मैं 2-4 टेस्ट और लिख देता हूँ इसके, फिर इसको तसल्ली हो जाएगी पूरी तरह। वो भी गलत चीज़ है यार। मतलब कई डॉक्टर्स तो कमीशन के लिए लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सोचते हैं, राइट? तो एड्रेसिंग द मिसट्रस्ट वाया द सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स इज द ओनली वे। और कहीं ना कहीं आप किसी न किसी आर्टिकल को इंक्लूड कर दो, जैसे हेल्थ है, तो हेल्थ आर्टिकल 21 का हिस्सा बोल सकते हो, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है ना। एक हेल्दी लाइफ के लिए आपको हेल्थ तो अच्छी चाहिए ही। तो ये वाला हो गया। अब अगला वाला आर्टिकल देखते हैं। यूरोप्स एआई रूल्स में बिकम इंडियाज अपॉर्चुनिटी। पूरी दुनिया में हम क्या करते हैं, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यूरोप में बहुत सारे आईटी रूल्स वगैरह नहीं बन रहे हैं, मतलब एआई रूल्स वगैरह बन रहे हैं, जिनमें एआई सिस्टम्स को हाई रिस्क और लो रिस्क की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जितने हाई रिस्क एआई सिस्टम्स होंगे, उनके ऊपर वहाँ की गवर्नमेंट की ज़्यादा रेगुलेशंस होंगी। उसकी वजह से क्या होगा कि जो इंडियन आईटी फर्म्स हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। ये नॉर्मली कहा जाता है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि हम इस आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? भाई वहाँ की फर्म्स को ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन उनके ऊपर बढ़ेगा। जब भी कोई बेसिकली हो क्या रहा है, यूरोपियन यूनियन का जो एआई एक्ट है 2024, वो एआई को एज अ प्रोडक्ट ट्रीट करता है। देखो सिंपल सी बात है, आप मान लो चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, ठीक है। अब चैट जीपीटी ऑन अ डेली बेसिस इवॉल्व हो रहा है, ऑन अ डेली बेसिस वो इंप्रूव हो रहा है, आपको फील हो या ना हो, बट वो इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। लेकिन ईयू का लॉ ऐसे समझता है कि भी अगर जीपीटी ने 5.4 या 5.5 नाम का मॉडल निकाल दिया, तो अभी से मॉडल निकाले भी फिक्स हो गया। बट उसमें एवोल्यूशन तो होते रहते ना। अगर लेटेस्ट मॉडल आएगा, 5.6 अभी रिलीज हुआ है टेरा, तो वो इवॉल्व होता रहेगा धीरे धीरे, बट इसको एज अ फिनिश प्रोडक्ट समझते हैं। या किसी मेडिकल फर्म ने, मान लो कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, उसने कोई एआई सॉफ्टवेयर खरीदा है पेशेंट्स का डायग्नोस करने के लिए और बेटर तरीके से बीमारी को, तो वो ऑब्वियसली ऑन अ रेगुलर बेसिस में अपडेट्स आते रहेंगे। लेकिन ईयू का लॉ समझता है कि ये एक फिनिश प्रोडक्ट है, इसमें अब अपडेट्स वगैरह नहीं होंगे। अगर होंगे अपडेट्स, तो हर अपडेट के लिए आपको फिर से गवर्नमेंट का प्रॉपर रेगुलेशन वगैरह लागू होगा, उसमें उसकी प्रॉपर दोबारा स्क्रूटनी होनी चाहिए, फिर प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए कि ये कोई प्रिवेसी लॉज वगैरह को वायलेट तो नहीं कर रहा, अनएथिकल तो नहीं है, वगैरह वगैरह। तो वहां की फर्म्स के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहीं पे ये इंडियन आईटी ऑपरेटर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। हम कहेंगे सर आपके ऊपर एक्स्ट्रा काम का बर्डन पड़ रहा है ना, आप अपनी कोर जॉब पे ध्यान दो, हम लोग देख लेंगे इस काम को। तो आप आईटी ऑपरेशंस के साथ में जो कंप्लायंस बर्डन इंक्रीज हो रहा है, आप उसकी भी सर्विसेज देना शुरू कर दो। तो ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। और अभी इंडिया ईयू का बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसमें सर्विसेज वगैरह भी हैं, तो आप उसमें उसमें भी इंक्लूड करो इन चीज़ों को, उसको फर्दर नेगोशिएट करो कि इस तरह की जो चीज़ें होंगी, डेटा शेयरिंग होगी। डेटा शेयरिंग रूल्स वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग रूल्स। तो आप उसके लिए बात करो कि भी आपको भी फायदा है, हमें भी फायदा है, सिंपल सी बात है, ठीक। तो बस यही कोर मैसेज है कि ये इंडिया के लिए आपदा है, लेकिन हम इसको अवसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन स्पेसिफिकली ईयू के ऊपर तो नहीं आएगा, क्वेश्चन इन जनरल आएगा कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे नए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज अपने एआई एक्ट्स बना रही हैं। तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री को उस हिसाब से अपडेट होना ही पड़ेगा, वरना हमें काम मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करोगे कि हाँ, इंडियन आईटी सेक्टर को की ग्रोथ मेनली सर्विस एक्सपोर्ट पे ही बेस्ड है पूरी तरह। डोमेस्टिक मार्केट तो हमारी रिलेटिवली छोटी है,
और जो एआई रेगुलेशंस बना रही हैं अलग अलग देश, उससे हमें डायरेक्टली दिक्कत होगी। तो क्या दिक्कत होगी? पहला है कंप्लायंस बर्डन, ऑपरेशनल कॉस्ट बनेगी, बढ़ेगी वहां की कंपनीज की, राइट? तो उससे इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट होगा। वो कंपनीज, बाहर की कंपनीज इंडियन आईटी कंपनीज को भी बोलेंगी कि हमारे ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन आए हैं, अब ये बोला जा रहा है कि आपने ये सर्टिफिकेशन चाहिए, ये कंप्लायंस चाहिए, तो आप इस हिसाब से डेटा बना के दो हमें, इस हिसाब से रिपोर्ट जनरेट करो। डेटा रिस्ट्रिक्शंस, अब वहां का एआई एक्ट की वजह से क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो और मुश्किल हो रहा है। तो इंडिया में बैठा हुआ बंदा काम नहीं कर पाएगा। अगर आप यहाँ से अपने आईटी प्रोफेशनल्स को यूरोप भेजोगे तो क्या होगा? कॉस्ट बढ़ेगी आपकी। तो फिर आप कॉम्पिटेटिव रेट पे कैसे कोटेशन दे पाओगे उस कंपनी को, यूरोप वाली? ठीक है। लाइबिलिटी रिस्क, अगर एआई ने कुछ गड़बड़ करी तो डेवलपर्स आर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि आईटी फर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो वो भी एक इशू है। अब एआई है, एआई के अंदर डिस्क्रिशन थोड़ा ज्यादा होता है। भाई पहले जो सॉफ्टवेयर थे, सॉफ्टवेयर अपना प्रॉपर पाथ पे चल रहा है, यस नो, हर चीज बाइनरी होती थी। ये क्वेश्चन है तो यही आंसर आएगा। लेकिन एआई में थोड़ा सा डिस्क्रिशन रहता है एआई का, इसी तरह से एआई बेस्ड है। तो कल को इसने कोई दिक्कत कर दी, एआई ने जो अपने सॉफ्टवेयर बेचा यूरोप को, उसने कोई दिक्कत कर दी, तो इंडियन आईटी फर्म्स की लाइबिलिटी बन जाएगी। एंड दूसरा, इंडिया में जो भी आईटी फर्म्स लोग कर रहे हैं वो ज्यादा एआई टेक सेवी है भी नहीं, और उसमें भी एथिकल एआई क्या होता है वो भी थोड़ा अलग एरिया है पूरा। तो इन चीज, ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं। ठीक। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिस्क बेस्ड अप्रोच, यूरोप में बताया ना मैंने, उन्होंने क्या किया कि वहां का एआई लॉ लॉ वहां के एआई प्रोडक्ट्स को हाई रिस्क और लो रिस्क में डिवाइड करता है। तो हाई रिस्क एआई प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, लो रिस्क वालों के लिए कम रेगुलेशंस हैं। तो इंडिया को भी वैसे ही लॉ बनाना चाहिए कि आपने कोई छोटा मोटा मान लो बॉट बना लिया। बॉट क्या होता है कि पहले से एआई मॉडल है, आपने उसके मास्टर प्रॉम्प्ट दे रखा है एंड उसी हिसाब से आंसर करेगा। तो यहाँ पे बॉट, अगर आप कोई बॉट या कोई एआई एजेंट वगैरह बना रहे हो, उसके लिए तो ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि असली काम तो पीछे का वो एआई मॉडल कर रहा है, एलएलएम कर रहा है पीछे काम, है ना? तो जो एलएलएम्स होते हैं उसके लिए हाई रिस्क होना चाहिए, उसको हाई रिस्क कैटेगरी में आना चाहिए, और बाकी को लो रिस्क में रख सकते हो, बॉट्स, एआई एजेंट्स वगैरह को। तो ऐसे रिस्क बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। सैंडबॉक्स मॉडल, सैंडबॉक्स क्या होता है कि अगर आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो आप सीधा उसको पूरे इंडिया पे इंप्लीमेंट मत करो, रादर एक कन्फाइंड एनवायरमेंट में। सैंडबॉक्स तो बच्चों के खेलने की जगह होती है ना, छोटा सा बक्सा होता है, उसमें सैंड होती है, बच्चे उसमें रेत का कुछ भी बनाते रहते हैं उल्टा सीधा सा, है ना? तो उस तरह से होता है कि आप एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में आईटी कंपनीज को प्रमोट करो कि वो एआई मॉडल्स अपना टेस्ट वगैरह करेंगी, जो भी उनको टेस्टिंग वगैरह करनी है। ठीक है। वे फॉरवर्ड यही है, जो भी दिक्कतें होती हैं भाई, अगर स्किल गैप है तो उनको ट्रेन करो। डेटा रिस्ट्रिक्शंस हैं तो एफटीए में नेगोशिएशन करो कि डेटा रिस्ट्रिक्शंस में ज्यादा दिक्कत ना हो हमें। कंप्लायंस बर्डन इंक्रीज हो रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी है, बोलो कि सर हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपको। इंडियन आईटी कंपनीज लॉ फर्म्स के साथ में टाइप कर सकती हैं। आप ये समझो ना, एक आईटी फर्म है एग्जिस्टिंग, उसके लिए आसान है किसी लॉ फर्म की सर्विसेज लेना और कंप्लायंस इश्यूज को रिजॉल्व करना ईयू की। रादर अगर इंडिया में कोई लॉ फर्म है और लॉ फर्म कहे कि हम आईटी फर्म को ले लेते हैं अपने साथ में और हम जाके ईयू को कंप्लायंस बर्डन में हेल्प करेंगे, नहीं, वो उल्टा हो जाएगा। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन आईटी फर्म्स। ठीक है। कंक्लूजन सिंपल सा वही है, अभी कॉस्ट आर्बिट्राज पे हम जी रहे हैं, इसको हमें बदलना होगा, हमें अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ानी होगी, इनोवेशन में आना पड़ेगा। ठीक है। तो कॉस्ट आर्बिट्रेज क्या होता है? भाई मुझे कोई काम कराना है, अगर वो काम मैं यूएसए में कराऊंगा तो उसके $100 लगेंगे फ्रीलांसर से, यूरोप से कराऊंगा तो मे बी $90 में काम हो जाए, इंडिया से कराऊंगा तो शायद $10 में काम हो जाए। तो वो कंपनी सोचेगी ना भाई इंडिया से करा लेते हैं काम, है ना? तो ये होता है कॉस्ट आर्बिट्राज, कि एक ही प्रोडक्ट है लेकिन दूसरी जगह आपको वो कम कॉस्ट पे मिल रहा है तो आप वहां से कराओगे इस चीज को। तो इसी तरह हम अपनी डिजिटल इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचा पाएंगे। जैसे हमारा गोल क्या है कि हम 2030 तक इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। अभी कितनी है? अभी मेरे ख्याल से शायद $500 बिलियन के आसपास है, कुछ पहुंच जाएगी, इसकी ग्रोथ काफी अच्छी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। इंडियन एक्सप्रेस का ये जो एडिटोरियल है, ये एक्चुअली अभी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं उज्जवल भुयन जी, तो उन्होंने एक पब्लिक लेक्चर दिया था, तो उस लेक्चर के आधार पे उन्होंने ये एडिटोरियल यहाँ पे छापा है इंडियन एक्सप्रेस वालों ने। ठीक है। तो इसकी कोर थीम ये है कि इंडियन एनवायरमेंटल लॉ सिर्फ पार्लियामेंट ने शेप नहीं किया है, बल्कि कोर्ट ने, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स के थ्रू इंडियन एनवायरमेंटल लॉ को काफी शेप किया है। इसके आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हो एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस के? पहला आप दे सकते हो एब्सोल्यूट लायबिलिटी। जैसे मान लो यूनियन कार्बाइड केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि
एक कंपनी, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से कोई केमिकल लीक हुआ या किसी भी तरह से उस फैक्ट्री से, लेटर से, किसी भी वजह से आसपास का एनवायरनमेंट डैमेज हो गया, ठीक है? तो क्या वो कंपनी ये कह के छूट सकती है कि सर हमने कोई कानून नहीं तोड़ा? भाई कंपनी ये भी तो प्रूव कर सकती है ना कि सर हमने जो किया, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, हमारी फैक्ट्री सारे कानून का पालन कर रही थी। तो अगर फिर भी एनवायरनमेंट डैमेज होगी तो सर हमारी गलती कहाँ है? हमने तो पूरा कानून का पालन किया था। तो दिस इज रॉन्ग, आप इस चीज से बच नहीं सकते हो। अल्टीमेटली अगर ये स्टैब्लिश हो जाए कि एनवायरमेंटल डैमेज हुआ आपकी फैक्ट्री की वजह से, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर एब्सोल्युटली लायबल फॉर दिस। उससे अगर कोई लीकेज हो गई, कुछ भी हो गया जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए, एनवायरमेंट डैमेज हो गया, यू आर रिस्पॉन्सिबल, एज सिंपल एज दैट। ये नहीं, हमने रूल्स फॉलो करे थे। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, भाई जिसने पोल्यूशन किया है वो इसको पेमेंट करेगा, सिंपल सी बात है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि कोई डैम बनाने से, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से या किसी डिफॉरेस्टेशन से, किसी आपके एक्शन से उसका क्या रिजल्ट होगा, इफ यू नॉट प्रेटी श्योर अबाउट इट, तो आप प्रिकॉशनर, मतलब इट इज बेटर टू बी केयरफुल, है ना? वो होता है ना प्रिंसिपल, तो वो वाली बात है कि आप उस चीज को मत करो। एंड सेकेंडली, अगर प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस नहीं है किसी चीज का, तो आप सेफ प्ले करो। ये नहीं कि देखा जाएगा बाद में, स्टडी चलती रहेगी, आप इतने कंस्ट्रक्शन शुरू करो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। राइट, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा प्रिकॉशियस। सेकेंडली क्या है इसके अंदर? पब्लिक ट्रस्ट एंड इंटरजनरेशनल इक्विटी। एमसी मेहता केस था, इसमें था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली डेफिनेशन होती है कि हम फ्यूचर के लिए अर्थ को हमने इनहेरिट किया है, तो आगे के लिए हमें रिसोर्सेज को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात लिखी हुई है। तो ये लिखा होता है कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिकली हेल्प किया है एनवायरमेंटल लॉ को शेप होने में, लेकिन अब ऐसे कंसर्न्स रेज हो रहे हैं कि जब भी कोई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए पीआईएल वगैरह जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो कुछ जजेस जो हैं उस चीज को थोड़ा डाउन प्ले कर देते हैं, वो उस चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं, रादर क्रिटिसाइज कर देते हैं कि आप लोग तो हमेशा ऑब्जेक्शन ही लगाते रहते हो। एंड स्पेशली ये रवैया तब होता है जब कोई बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट हो जहाँ पे बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो, तो वहां पे जजेस थोड़ा ऐसे एक्ट करते हैं। अभी आपने सुना होगा ना, मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या हुआ कि वो अपने आईएएस ऑफिसर है तुकाराम मुंडे जी, है ना, उन्होंने कई जगह रेड वेड मारी, तो कॉकरोच भी मिले हैं, मतलब किचन में से कॉकरोच मिले हैं। तो पता है हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा यार ठीक है ना, बी प्रैक्टिकल, इंडिया है, अगर किचन में से दो चार कॉकरोच मिल भी गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बताओ, मतलब ये हाई कोर्ट बोल रहा है, राइट? तो ऐसा भी कुछ जजेस का रवैया होता है। तो आर्टिकल में ये भी दिया हुआ है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों साथ साथ चल सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपने एक ही चीज को फॉलो करना है सिर्फ, ठीक है ना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट भी करो लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट की जो हिस्टोरिकल भूमिका रही है वो सुप्रीम कोर्ट को अभी भी निभानी चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एग्जाम्पल कैसे दोगे इसके अंदर? क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ जुडिशरी इन फिलिंग पॉलिसी गैप्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, हाई कोर्ट्स में जा सकते हो, ठीक है ना, कुछ राइट की प्रोटेक्शन के लिए। और आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई क्लीन एनवायरमेंट भी इसी का पार्ट है। तो कोर्ट के क्या रोल रहे हैं? कोर्ट ने राइट्स को एक्सपैंड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे राइट्स को लिखा, लेकिन कोर्ट्स ने उसको एक्सपैंड किया। जैसे कि पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा हुआ, पार्लियामेंट ने तो नहीं कहा ये, लेकिन कोर्ट्स ने कहा है, ठीक है? सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, आप ये केस कोर्ट कर सकते हो। इसमें क्या था, इसमें कोर्ट ने सिंपली का मतलब साफ साफ कहा था कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इनसे लोगों की राइट टू लाइफ खत्म होती है ना? अगर हम गंदा पानी पियेंगे, गंदी हवा लेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ एंडेंजर हो रही है उस चीज से। नई नई डॉक्ट्राइंस दिए, एक तो हमारे जो राइट्स थे उनको एक्सपैंड किया कोर्ट ने, फिर नई डॉक्ट्राइंस दी जैसे कि पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, जो भी मैंने यहाँ पे बोली सारी, ठीक है ना, ये वही चीजें हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो वेल्लोर सिटीजन्स केस 1996, इसमें तमिलनाडु में जो कुछ टैनरीज वगैरह थी, लेदर इंडस्ट्रीज थी, जिनसे वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है, तो उसके खिलाफ कोर्ट रूलिंग आई थी। एंश्योर्स कंप्लायंस की सरकार है, गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट का काम है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। भाई अगर आपने ऑफिशियली कहीं पे डिफॉरेस्टेशन के ऑर्डर दे दिए वो अलग बात है, बट बाकी जगहों पे यू हैव टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। लेकिन गोदावरमन केस में ये चीज सामने आई कि सरकार फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी। क्यों? देखो बहुत सिंपल सी बात होती है, एक होता है फॉरेस्ट एरिया, सरकार के हिसाब से वो क्या होता है? फॉरेस्ट एरिया वो है जो कानून में लिखा है, सिंपल, जो सरकार ने नोटिफाई कर दिया कि ये एरिया फॉरेस्ट एरिया है तो है। पेड़ हैं, नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, ट्रीज आर देयर और नॉट देयर डज नॉट मैटर। इफ गवर्नमेंट हैज सेड कि ये फॉरेस्ट एरिया है तो ये फॉरेस्ट एरिया है, सिंपल, राइट? लेकिन डिक्शनरी क्या कहती है?
साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है फॉरेस्ट की, कि अगर मान लो आपके पास इतना बड़ा एरिया है सपोज, इस एरिया में ऊपर से देखो, मान लो कोई पेड़ है तो पेड़ की जो ऊपर से टहनियां निकली हुई हैं, इसको कैनपी कहते हैं, कैनपी ने मान लो इतना बड़ा एरिया घेरा हुआ है इस पेड़ की, दूसरे पेड़ ने की कैनपी ने इतना बड़ा एरिया घेरा हुआ है, तीसरे ने इतना बड़ा एरिया घेरा हुआ है ना। तो आप देखो कि अगर इस तरह से किसी लैंड में अगर 10% एरिया या उससे ज्यादा एरिया कैनपीज ने घेरा हुआ है, तो वो एक तरह से फॉरेस्ट एरिया है। ये डिक्शनरी डेफिनेशन होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट को कहीं पे पेड़ कटवाने हो तो कहती थी ये तो फॉरेस्ट एरिया है ही नहीं, या उसको डी नोटिफाई कर देती थी। ये कहती थी कि नहीं, यहाँ पे तो कहीं लिखा ही नहीं है कानून में। अभी पहले जब सर्वे हुए थे तो पूरी इंडिया के प्रॉपर सर्वे थोड़ी ना हुए थे, बहुत सारे इलाके रह गए थे। तो टेक्निकली साइंटिफिकली वो फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन कानून के हिसाब से नहीं है, तो सरकार वहां पे सब कुछ होने देती है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि जो डिक्शनरी डेफिनेशन है फॉरेस्ट की, आप उसको फॉलो कीजिए, उन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कीजिए, डिस्पाइट अगर कानून में नहीं भी नोटिफाइड नहीं है कि वो फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन अगर साइंटिफिक बेसिस पे है फॉरेस्ट एरिया, आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्लायंस भी कोर्ट करवाता है। एंड ड्राइव्स रिफॉर्म्स, जैसे कि दिल्ली ने जब सीएनजी शिफ्ट किया तो उसमें कोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक। लिमिटेशंस, जुडिशियल ओवररीच, कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट थोड़ा ज्यादा ही एक्शन ले लेते हैं, बट वो क्यों लेते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं कर रहा। एनीवेज कोर्ट का जो एक्शन है वो एग्जीक्यूटिव डोमेन में जा ही रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहा। तो एक तरह का जुडिशियल ओवररीच है, सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, बट जरूरी भी है। टेक्निकल डेफिसिट, अब जो जजेस होते हैं उनके पास साइंटिफिक एक्सपर्टीज तो नहीं होती है। ट्राइब्यूनल्स में फिर भी होता है, पैनल के ऊपर एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको तो साइंटिफिक एक्सपर्टीज वगैरह नहीं होगी, है ना। बट आप काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या दे सकते हो कि ऐसे तो बहुत बड़े बड़े टैक्सेशन केसेस भी यहाँ पे रिजॉल्व होते हैं, तो क्या जजेस आर एक्सपर्ट्स इन द टैक्सेशंस, मे बी नॉट, है ना। तो ये कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, बट फिर भी लिख सकते हो उसको। इम्प्लीमेंटेशन गैप, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए लेकिन कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। ऐसा कब हुआ था, एनजीटी के केस में हुआ था। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने आज से करीब 10 साल पहले, जब आउट ऑफ लिविंग ने यमुना के ऊपर अपना ग्लोबल कोई समिट वगैरह करना था, तो एनजीटी ने साफ साफ कहा था कि आप यमुना के फ्लड प्लेन पे मत करो। बिल्कुल क्लियरली है कि आप यहाँ पे इस तरह का इवेंट नहीं कर सकते हो, इट इज द लॉ इज वेरी क्लियर, यहाँ पे आप नहीं कर सकते इवेंट, यहाँ पे इवेंट मत करो, सिंपल। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हमें तो पूरी दुनिया में एक ही जगह मिली, हम तो यहीं पे यमुना का फ्लड प्लेन भी करेंगे, क्यों, हमें जगह पसंद आ गई ये वाली। अब एनजीटी चीखता रहा, लेकिन ना तो डीडीए ने ना सरकार ने, किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, एंड एओएल ने अपना प्रोग्राम कर भी लिया। तो ग्राउंड पे एनफोर्समेंट होती ही नहीं है, क्या करोगे आप। एडहॉक रिलीफ, अब जैसे यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ है ना कि जो बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कोर्ट बड़ा ढीला हो जाता है, उसमें कोर्ट ढंग से ऑर्डर नहीं देता। तो ये केस बाय केस अप्रोच है, कोई सिस्टम ही नहीं है, राइट। तो कंक्लूजन क्या है कि जुडिशरी एक गार्डियन है, सब्सटीट्यूट नहीं है पॉलिसी मेकिंग का। एग्जीक्यूटिव को अपना काम करना ही पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव काम ढंग से करेगा तो फिर कोर्ट्स को ये सारे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आर्टिकल किस चीज का है, क्राइसिस ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस। ये जो इंटरनेट शटडाउन्स होते हैं उसमें इंडिया सबसे आगे है, तो उन्हीं चीज़ों का यहाँ पे जिक्र है। ठीक है, डिजिटल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह के ऊपर। तो जैसे मणिपुर में भी कई टाइम तक इंटरनेट बंद था, राइट। टेलीग्राम सरकार ने बंद कर दिया था कि यहाँ से पेपर लीक होता है, मतलब पेपर लीक कहीं से हुआ 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 फाइनली यहाँ पे आया, सरकार को दिखा टेलीग्राम पे, तो सरकार ने कहा टेलीग्राम बंद कर दो, और पीछे जो हो रहा है वो कौन बंद करेगा, राइट। तो ये काफी अजीब सी बात थी। दूसरा, अभी जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुए तो सरकार ने वहाँ पे क्या बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया था। तो लोगों ने बिट चैट यूज कर लिया। बिट चैट क्या है, ट्विटर का फॉर्मर सीईओ थे जैक डॉर्सी। तो जैक डॉर्सी ने एक अलग कंपनी बनाई जिसमें उन्होंने ऑफलाइन ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप बनाई। ऐसी दुनिया में बहुत सारी ऐप्स हैं, इन्होंने भी बनाई है। इसमें क्या होता है, एक टेक्निकल फंडा है, ये आपका मोबाइल है, ये मोबाइल टॉवर है। अब नॉर्मली मोबाइल टॉवर से कम्युनिकेट करते हैं सब लोग, है ना। लेकिन ऑफलाइन में क्या होगा कि आपका मोबाइल है, जैसा ब्लूटूथ से ब्लूटूथ में दूसरे बंदे के मोबाइल में थ्रू ब्लूटूथ कोई फाइल भेज सकते हो, उस तरह से मैसेज भी तो भेज सकते हो, एसएमएस वगैरह भेज सकते हो, है ना। तो ये वो मैसेज प्रदान करने के लिए। तो अगर कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, अगर सब लोग बिट चैट इंस्टॉल कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल फोन, हर बंदे का मोबाइल फोन एक छोटे से मोबाइल टॉवर की तरह एक्ट करता है, और आपस में सिग्नल्स को आने जाने देता है, ताकि सब लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाए। तो फ्रेंड से कम्युनिकेट करने के लिए आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत बड़ी भीड़ है
आप इस कोने में हो, वो बंदा इस कोने में है, लेकिन बीच में सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल हैं, तो उनके मोबाइल से बाउंस होते हुए सिग्नल दूसरे के मोबाइल में पहुंच जाएगा। इस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन होती है डिजास्टर मैनेजमेंट में। कहीं पे डिजास्टर होता है, उसके बाद जब मोबाइल टावर्स वगैरह काम नहीं करते हैं, अगर मैक्सिमम लोग वहाँ पे इस तरह की ऐप्स यूज करते हैं, तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये तो बढ़िया चीज़ है, अब इसमें क्या दिक्कत है? तो सरकार ने इसके खिलाफ भी ऑर्डर निकाल दिए थे कि गिटहब से इसका रिपोजिटरीज वगैरह सारी उड़ा दी है। बट जिन लोगों के पास डाउनलोड था पहले से, वो तो यूज़ कर रहे थे मजे में, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। एनीवेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस मेटा के ग्लासेस यूज करती थी जिनमें रिकॉर्डिंग फीचर होता है, राइट। तो जो भी पुलिस वाला किसी के सामने जा रहा था, तो उस बंदे का पूरा फेस वगैरह रिकॉर्ड हो रहा था, एंड फिर उनके खिलाफ अब एक्शन वगैरह लिया जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा है पुलिस के ऊपर, राइट। तो इससे मास सर्वेलेंस वगैरह के इश्यूज हो रहे हैं। दूसरा, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। अभी हुआ क्या कि फेसबुक के दो सिस्टम होते हैं किसी वीडियो को ब्लॉक करने के। एक होता है ऑटोमेटेड प्रोसेस और एक होता है मैनुअल, ठीक है। तो ऑटोमेटेड क्या होता है, अगर सिस्टम को किसी वीडियो में कोई दिक्कत लगती है किसी भी तरीके से, तो ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और मैनुअल क्या होता है कि प्रॉपर लोग बैठे होते हैं, वो देखते हैं, कंप्लेन आती है तो उसको रिव्यू किया जाता है। अब सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, ये एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या है, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, कि जो बिग टेक प्लेटफॉर्म से जैसे कि फेसबुक है, अगर किसी बंदे ने फेसबुक पे कुछ पोस्ट किया, तो वो बंदा लायबल है ना अपनी पोस्ट के लिए, फेसबुक थोड़ी ना लायबल है उस चीज के लिए। तो सरकार कहती है हाँ, वी अंडरस्टैंड दिस थिंग, हम जब आपको बोलेंगे कि आपने कोई पोस्ट वोस्ट हटानी है, तो आप इमीडिएटली उसको हटाइए, तो हम आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर आप ठीक से एक्ट नहीं करेंगे, तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ये सेफ हार्बर, कि अगर आप हमारी बात मान रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, चिंता मत कीजिए, ये होता है सेफ हार्बर। अभी क्या हुआ कि मोदी जी की वीडियो हट गई, ऑटोमेटेड प्रोसेस है, ऑन अ डेली बेसिस हजारों वीडियोज हटती हैं, उनमें से मोदी जी की वीडियो हट गई कुछ मिनटों के लिए, एंड इमीडिएटली फेसबुक पे बैठे जो मॉडरेटर्स होते हैं, उन्होंने देख लिया कि हाँ भाई ये तो गलत हटी है, तो उन लोगों ने इमीडिएटली उसको रिस्टोर कर दिया। तो सरकार ने कहा कि तुम वहां का जो सीईओ है, ठीक है ना, वो माफी मांगेगा, मार्क जकरबर्ग माफी मांगेगा कि वहां के सिस्टम से कैसे 2 मिनट के लिए वीडियो उड़ गई हमारी, वरना हम तुम्हारा सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खत्म कर देंगे। अब टेक्निकली जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है, उसका वायलेशन तो नहीं हुआ, इसकी जो कंडीशंस थी, बट आपने वर्बली एक कंडीशन ऐड कर दी कि हम तुम्हें धमकी दे रहे हैं, ऐसा मत करो, माफी मांगो, घुटने टेको, वरना हम ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कानून के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं था, बट हम कर रहे हैं। तो ये भी डराने धमकाने का तरीका है। अब उसी बहाने आपने उनके मैक्सिमम बिग जो लीडर्स थे उनको इंडिया बुला लिया, फेस टू फेस मीटिंग करवाई मिनिस्टर्स के साथ में। उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, क्या कहा गया, क्या इसी विषय में बात हुई थी या कुछ और बात हुई थी, ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, देखो एडिटोरियल ना स्पेस कम होता है, लिखा बहुत कम जाता है, बट पीछे की स्टोरी बहुत लंबी होती है, जिसको कंसाइज करके बेचारे लोग छोटी सी स्टोरी लिखते हैं। पूरी कहानी समझोगे तो कुछ लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपके अंदर चीजें आ जाएंगी, समझ जाओगे क्या चल रहा है। Internet shutdowns have increasingly become an instrument of public order administration. Examine their implications. टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स 2017 के बाद से सरकार बहुत ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन वगैरह करती रहती है। एंड अच्छा, ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली इंटरनेट शटडाउन के लिए है, ये बाकी चीज़ों के लिए नहीं है। जो हमने कहा ना यहाँ पे, जो हमने बाकी चीज़ों की बात करी है उस बारे में नहीं है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ इंटरनेट शटडाउन के बारे में है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। जैसे भी आपने सुना होगा कि पहले जब सरकार कहती थी किसी प्लेटफॉर्म को वीडियो हटाने के लिए, तो 36 घंटे मिलते थे कंप्लायंस के लिए, अब सिर्फ 3 घंटे मिलेंगे। 3 घंटे का मतलब ये हुआ कि जैसी सरकार ने बोला ये वीडियो हटाओ, तो हटानी पड़ेगी, चाहे वो वीडियो में कुछ भी गलत ना हो, लेकिन आपको हटाना पड़ेगा। ये हो गए अब कानून, राइट। तो ये क्वेश्चन उसके बारे में नहीं है, ये सिर्फ इंटरनेट शटडाउन के बारे में। इंप्लीकेशंस क्या होती हैं, चिल्स फ्री स्पीच, भाई आप अगर बोल ही नहीं पा रहे हो, इन्फॉर्मेशन फ्लो हो ही नहीं पा रहा है, तो आपका राइट टू स्पीच वायलेट हो रहा है। हैम्पर्स लाइवलीहुड, कैसे, भाई वहाँ पे जितने गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं या जो लोग डिपेंडेंट हैं इंटरनेट के ऊपर अपने काम करने के लिए, उनका तो इंटरनेट बिल्कुल बंद हो गया ना, उनको तो लाइवलीहुड इम्पैक्ट हो रहा है। आजकल कितनी सारी चीज़ें इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, आप एक दिन रह के दिखाओ मुझे, कोई बंदा जो नौकरी करता है, कुछ काम करता है, बिजनेस करता है, उसको बोलो एक दिन बिना इंटरनेट के रह ले, रह पाएगा वो? उसका काम ठप बैठ जाएगा बिल्कुल। डिनाइज बेसिक सर्विसेज, टेली हेल्थ, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती हैं, ट्यूशन चलते हैं और ऑनलाइन आजकल, वो सब खत्म हो रहा है, ठीक है। रिड्यूसेस ट्रांसपेरेंसी, अब ये बात थी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। दूसरी बात है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, सरकार की अकाउंटेबिलिटी कम हो रही है। कैसे, भाई जंतर मंतर पे क्या हो रहा था किसी को पता नहीं चल रहा था, इतना बड़ा एरिया था, लाठीचार्ज जहाँ पे हो रहा था, और इतने बड़े एरिया में लोग फैले हुए थे, 1 लाख से ज्यादा लोग थे, हो सर 1.5 लाख ही हो। यहाँ पे जो लोग थे उनको पता नहीं चल रहा कि वहां पे क्या चल रहा है, कैसे पता चलेगा, इंटरनेट चल ही नहीं रहा, कोई अनाउंसमेंट कर नहीं सकते वहां पे, राइट। अब वहां पे अगर लाइव लाठीचार्ज हो रहा है, आप रियल टाइम में बता ही नहीं सकते लोगों को,
ठीक है, तो इंटरनेट बंद होने से ये भी दिक्कत होती है। मणिपुर में जब वायलेंस शुरू हुआ था आज से 3 साल पहले, तो 2 या 3 दिन बाद ही एक बहुत ही गंदी हरकत हुई थी वहां पे। ठीक है ना, एक लड़की को मतलब पब्लिकली बहुत कुछ गलत हुआ था, एंड 3 महीने तक वो चीज़ पब्लिक नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरनेट शटडाउन था। हालांकि इमीडिएटली उस इंसिडेंट के इमीडिएटली बाद में लोगों ने कंप्लेन फाइल करी लोकल पुलिस स्टेशन में, वहाँ की सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो कमीशन वगैरह है, विमेन कमीशन, हर जगह कंप्लेन फाइल करी गई थी। लेकिन हर को बंदा अपनी फाइल पास करता रहा। 3 महीने तक कुछ नहीं हुआ। 3 महीने बाद किसी तरह लीक होके जब वो वीडियो पब्लिक हुई, तब लोगों को पता चला कि अच्छा वहां पे क्या कांड हो गया था। ठीक है ना, तो ये होता है इंटरनेट शटडाउन का। स्टिफल से डिसेंट, आप कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, वीकेंड्स ओवरसाइट। बेसिक बात यह है कि इंटरनेट का इस्तेमाल होता है ये पता करने के लिए और ये लोगों को दिखाने के लिए कि सरकार क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही। तो वो काम आप कर ही नहीं पाओगे अगर आपके पास इंटरनेट है ही नहीं। तो अल्टीमेटली लोगों का सिस्टम से भरोसा उड़ जाता है, एंड उसके बाद फिर वो प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं। रियल टाइम रिपोर्टिंग वगैरह सब खत्म हो जाती है। कंक्लूजन क्या है? इंटरनेट शटडाउन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, ये कोई रूटीन पुलिसिंग का तरीका नहीं होना चाहिए। दिक्कत हो रही है, इंटरनेट बंद कर दो। अच्छा, राजस्थान में एग्जाम चल रहा है क्या? चलो यार इंटरनेट बंद कर दो आज। मतलब ये क्या तरीका है? जिसने चीटिंग करनी है वो ब्लूटूथ के थ्रू कर लेगा, वाईफाई हॉटस्पॉट बना के कर लेगा। बाहर बंदे एग्जाम सेंटर के बाहर गाड़ी में बैठे होते हैं, उससे कम्युनिकेशन हो जाता है। बूस्टर लगा होता है वहां पे, उसके थ्रू कर लेते हैं। ठीक है ना, आपको जैमर लगाने पड़ रहे हैं उनका, उसका भी तोड़ होता है हर चीज का। फ्रीक्वेंसी दूसरी यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इंटरनेट शेड्यूल शुड बी लास्ट रिजॉर्ट। ये नहीं कि कुछ भी दिक्कत हो रही है चलो यार इंटरनेट बंद कर दो। रूटीन पुलिसिंग का तरीका ये नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जहाँ पे इंटरनेट बंद रहता है वहां पे डिजिटल इंडिया कैसे बनाओगे आप?